दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। यानी कि अब कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर लगातार कई दिनों से चर्चा में चल रही है और उसको लेकर कई खबरें हम आपके साथ साझा कर चुके हैं। इस वक्त केशव प्रसाद मौर्य भले ही दिल्ली में नहीं है, लेकिन दिल्ली के साथ उनका ऐसा संपर्क जो बना हुआ है वो योगी आदित्यनाथ के लिए परेशानियां खड़ी कर रहा है। बड़ा सवाल ये है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी की समाजवादी पार्टी के साथ में जो टसल चल रही है, उसी बीच बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के संपर्क में भी चल रहे हैं। कुल मिलाकर के क्या वाकई में जो मजाकिया तरीके से ट्वीट या एक सटायर करते हुए अखिलेश यादव ने किया था, उसमें क्या कुछ अंदर घट रहा है, ये भी समझने की जरूरत है। आइए बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव और उन्हीं से चर्चा करते हुए आगे इस बात को बढ़ाएंगे। मैं ये नहीं कहूंगी डॉक्टर साहब आपसे कि आप ये बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन ये जरूर पूछूंगी कि क्या वाकई में इस वक्त अखिलेश यादव बीजेपी में वो फूट डाल पाएंगे, क्योंकि अभी एक नेता उनके आ गए हैं बीजेपी से वापस इधर समाजवादी पार्टी में। जी, जी, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। मानसून ऑफ़र चल रहा है और मानसून ऑफ़र को ट्विटर पर तो नकार चुके हैं केशव प्रसाद जी और कह रहे हैं कि 27 में 17 का ही इतिहास दोहराएँगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में सब कुछ सामान्य तो नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के घर का झगड़ा है ये। विपक्ष तो अखिलेश यादव जी इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि खुद उनका घर का झगड़ा भारी पड़ेगा और उनके लोग ही ये कार्यकर्ता बोल रहे हैं, उनके नेता बोल रहे हैं, उनकी ही तरफ से आवाज़ें आ रही हैं। उन्हीं के नेता नाराज़ होके लखनऊ बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं और वो दिल्ली कैबिनेट बैठक से छोड़ कर के दिल्ली चले जा रहे हैं। दिल्ली से लौट रहे हैं तो अजीब तरह सा संदेश ले आ रहे हैं कि गृह मंत्रालय में मान जाएँगे, कि मंत्रालय और मिल जाएगा। फिर लगता है कि कुछ नहीं मिल रहा है, सरकार से बड़ा संगठन को बता रहे थे तो संगठन में ही जाना पड़ेगा या सरकार में भी कुछ बदलाव होगा, घर में बड़ा भारी झगड़ा है। कबीर साहब की एक पंक्ति याद आती है, संतों घर में झगड़ा भारी। तो ये घर में झगड़ा चल रहा है और इसमें प्रदेश का नुकसान हो रहा है और इसमें इस तरह के फरमान आ रहे हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं। मौसम बारिश कभी भी हो रही है, होती रहेगी। जब 2 तरह की चीज़ है, जैसे केंद्र सरकार अस्थिर है क्योंकि उसे अकेले पूर्ण बहुमत नहीं है और प्रदेश सरकार इसलिए अस्थिर है क्योंकि बहुमत तो है, लेकिन उनके लोगों में यकीन नहीं बचा। सब एक-दूसरे पर शंका कर रहे हैं। चुनाव हारे तो तुम्हारी वजह से हारे, वो कह रहा नहीं हमारे हाथ में तो कुछ था ही नहीं, तुमने हरवाया। तो ये चल रहा है और अखिलेश यादव इंतज़ार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कि जब ये झगड़ा बढ़ेगा, तो कुछ न कुछ इन्हीं में से टूटेगा-फूटेगा। और बाकी लोग तो वो अपनी तैयारी कर रहे हैं कि 10 उपचुनाव कैसे जीतेंगे। जी। मुझे इससे थोड़ा सा वो भी वाकया याद आ रहा है, जब लोकसभा चुनाव से पहले काफ़ी सारे लोग जो हैं समाजवादी पार्टी के नेता चले गए थे बीजेपी में। अब कई तरह की सुगबुगाहट आ रही है कि खुद बीजेपी के कई लोग जो हैं वो धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के पास आना चाहते हैं, क्योंकि 2027 का जो चुनाव है वो खुद बीजेपी वालों ने भविष्यवाणी कर दी है कि वो उनके हाथ से निकल रहा है। ऐसे में दूसरे नंबर पर इस वक्त अखिलेश यादव ही नजर आते हैं। तो क्या आपको वाकई में लगता है कि अखिलेश यादव की जो धारणा है उसके हिसाब से वो इस तरह से तमाम लोगों को अपने साथ एकजुट करके चल पड़ेंगे अपनी पार्टी में आगे, जबकि तमाम तरह के मुकदमे, हजारों मुकदमे, कई सौ लोगों पर जेल चुके हैं अभी हाल ही में? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। अखिलेश यादव को अगर कोई करीब से देखे तो जिन अखिलेश यादव के लिए कहा जाता था कि वो अपने दम पर कोई चुनाव नहीं जीते हैं, उन्होंने इस समय इतना बड़ा चुनाव जीता कि जो अब तक के समाजवादी पार्टी के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। अखिलेश यादव के मिजाज में जो एक नयापन दिख रहा है, वो ये है कि जो पीडीए उनका है, वो सूत्र वाक्य बन गया है और पीडीए के ज़रिए वो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक यानी जो हाशिए पर ढकेली गई पहचाने हैं, जिनके साथ भेदभाव हुआ, उनको गोलबंद करके सामाजिक न्याय की वैचारिकी के साथ संविधान बचाने की लड़ाई के एक बड़े चेहरे बन चुके हैं। और वो चेहरा अब कोई इस तरह का जोखिम नहीं उठाएगा कि कोई धोखा देकर चला जाए। वो बार-बार ये बात कहते हैं, उधर तो बेचैनी बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जिस कैलकुलेशन में उधर गए, ना उधर मिला कुछ न इधर। हमारे यहाँ एक कहावत चलती है, गए मियाँ रहीमन न यहमन न वहमन, तो न इधर के हुए, न उधर के हुए। ऐसे में बहुत सारे लोग वहाँ से लौटना चाहेंगे। मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव इसमें कोई इंटरेस्ट दिखाएँगे क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में भक्ति भाव भादो नदी और चले सभी गहराए और सरिता सोई सराहिए जो जेठ मास ठहराए। इसका अर्थ ये है कि जो
बारिश का महीना जब होता है तो नदी का नाला भी एकदम गहरा के चलता है, इतना पानी उसमें होता है, लेकिन वो नदी नहीं बन जाता। सरिता सोई सराय ये वही नदी होती है, वही याद की जाती है जो जेठ मास ठहरा है, जो एकदम गर्मी के महीने में भी जिसमें जल होता है। विपरीत परिस्थितियों में अपने और पराये की पहचान होती है। और अखिलेश यादव जो जिन्होंने इतना धोखा खाया है, जिसे अपनी दोस्ती निभाने के लिए अजीत सिंह और मुलायम सिंह जी में नहीं बन पाती थी, अखिलेश यादव जी ने उसको निभाने की कोशिश की, अपने विधायकों का समर्थन देकर के जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा, चले गए। अब बहन जी हैं और नेताजी हैं, इनमें एक समझौता नहीं हो पाया, टकराव था। उन्होंने कोशिश की कि एक साथ हो, इतना बड़ा गठबंधन 19 का बना। आदरणीय बहन जी नाराज हो गई, चली गई। उसके बाद जिनको जिनको टिकट दे करके नेता बनाया वो यहां से चले गए, बीजेपी मंत्री बने बैठे हैं। अब चुनाव सामने था, राज्यसभा की वोटिंग हो रही थी और ऐसे विपरीत परिस्थितियों में आप किसी दल को मुश्किल में डाल दें, उनके साथ धोखा करें, तो वो दल भी तो ये बात समझता है ना कि हमें ईमानदार लोग चाहिए, हमें ऐसे दल बदलू लोग नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है अखिलेश यादव खरे लोगों के साथ खरी राजनीति करने का इंतजार कर रहे हैं। जी। आपको नहीं लगता जो पीडीए की लाइन पर अखिलेश यादव अभी चल रहे हैं और उनको इसमें फायदा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बीजेपी के पास भी वो नेता हैं, लेकिन हाँ वो अभी तक बैकफुट पे थे, लेकिन अखिलेश यादव के इस फॉर्मूले को कहीं ना कहीं मात देने के लिए अब उन्हीं चेहरों की चर्चा ज्यादा आगे चल रही है। क्या वो फॉर्मूला वहां पर भी फिट बैठेगा, ये भी तो एक सवाल है लक्ष्मण जी को। मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा रिवर्स करके देखते हैं। इसी उत्तर प्रदेश में 2014 के आसपास, उसके पहले से सरकार अखिलेश यादव की थी, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में क्या नैरेटिव बनाया गया कि समाजवादी पार्टी यादवों और मुसलमानों की पार्टी है। गैर यादव ओबीसी जातियों को एकदम दुश्मनी के भाव में ले आया गया कि भाई 86 में 56 एसडीएम तो यादव हो गए, आज तक उसके लिस्ट नहीं है। बसावन इंडिया एक मैगजीन है, उसने तो बाकायदे गिन के बता दिया कि पूरे 5 साल के कार्यकाल में उतने एसडीएम नहीं बने जितने वो एक बार में बना दिए थे। ये बीजेपी का झूठ बोलने का तंत्र है ताकि यादव विलन बन जाए, अखिलेश यादव यादवों की पार्टी के नेता बन जाएं, मुसलमानों के नेता बन जाएं, बाकी ओबीसी जातियों को गोलबंद करके बीजेपी अपने साथ ले गई। आदरणीय मायावती जी किसकी नेता है? जाटवों की नेता है, यानी दलितों में भी एक जाति की नेता है। बाकी दलितों को नाराज किया गया, बीजेपी के साथ ले गया गया और अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपी। सोशल इंजीनियरिंग। 17 का जब चुनाव आया तो 17 के चुनाव में ओबीसी यानी केशव प्रसाद मौर्य को चेहरा बनाया गया, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। ऐसा लगा जब चुनाव जीत गए, इस पूरी साजिश, झूठ और तमाम तरह के धोखों के चलते, तो चुनाव जीत गए तो लगा कि मंदिर में पूजा करने गए थे केशव मौर्य कि अब हमें शपथ लेने जाना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, और आगे मुख्यमंत्री बन के कौन? योगी आदित्यनाथ। तो ये है उत्तर प्रदेश में बीजेपी में योगी आदित्यनाथ बनाम केशव मौर्य की लड़ाई की जड़, कि भाई मेहनत किया ओबीसी ने और उसे मिला क्या? बीजेपी की सरकार में स्टूल मिल गया, उन्हें सोफा भी नहीं मिला, कुर्सी भी नहीं मिली। कुर्सी किसे मिली? योगी आदित्यनाथ को, ताकतवर लोगों को। तो ये जो खुन्नस है, ये ओबीसी के समाज भी अपमान की तरह देखते हैं ना। क्या मौर्य समाज जो एक कद्दावर समाज है, जो विचारधारा में बुद्धिज्म को भी मानता है, सामाजिक न्याय को मानता है, अगर उन्होंने वोट दिया तो उनके व्यक्ति को यह अपमान मिला, वो अपने मंत्रालय का पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं, मंत्रालय में मनमाफिक स्टाफ नहीं रख पा रहे हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा, अधिकारी सुनते नहीं है। ऐसे में ओबीसी जातियों की इन नेताओं को बाद में 22 के चुनाव में क्या हुआ? 22 के चुनाव में अखिलेश यादव ने जब गोलबंदी की तो फिर से उन्हीं ओबीसी और दलित नेताओं को बीजेपी ने आगे किया। 22 के चुनाव के बाद 24 के चुनाव के बीच में क्या हुआ? उन सारे लोगों को हारने के बाद मंत्री बनाई है बीजेपी। दारा सिंह चौहान को हारने के बाद मंत्री बनाई, ओम प्रकाश राजभर को सामान्य सा कद है फिर भी मिनिस्टर बनाया, हालांकि लखनऊ ने खूब जलाया। इन सारे लोगों को काम क्या दिया गया? काम यह दिया गया है कि सपा और बसपा के खिलाफ बोलो और ओबीसी और एससी वोट ले आकर बीजेपी में वोटिंग कराओ। जब ये आप कराएंगे और सत्ता में भी आएंगे तो समाज तो आपसे सवाल पूछेगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने दिया क्या? आरक्षण घोटाला, आपने नौकरी दी नहीं, लाठी मारेंगे आप हमारे नौजवानों पर। केस मुकदमा करने पुलिस थाने पर जाते हैं तो गाली देकर भगाया जाता है ओबीसी दलित लोगों को, क्योंकि वहां थाने में उनके लोग नहीं हैं।
ये अपमान जब समाज को मिलता है ना, तो समाज केवल रबर स्टाम्प बन गए अपनी जाति के कुछ नेताओं का गुलाम नहीं होता है। वो 1 चुनाव जितवा सकता है, 2 चुनाव जितवा सकता है, और ये दोनों कोशिश बीजेपी ऑलरेडी यूपी में कर चुकी है। ये सारे ओबीसी और दलित नेताओं को आगे करके बीजेपी ने बड़ा वोट लिया इनका। लेकिन अब उस समाज को भी ये लग रहा है कि वहां धोखा मिला है, वहां कुछ न्याय मिला नहीं। संजय निषाद अलग नाराज हैं, ओम प्रकाश राजभर अलग नाराज हैं। वो लोग कह रहे हैं हमारे बेटों को तो बीजेपी वाले हरवा दिए। अनुप्रिया पटेल इतनी नाराज हैं कि चिट्ठी लिख ले रही हैं, एनएफएस हो रहा है, सब बेचैन है, परेशान है। केशव मौर्य मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहे हैं, पता ही नहीं चल पा रहा क्या होगा। ये लोग अच्छे लोग हैं, जमीनी नेता रहे हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं। बीजेपी ने इनके साथ बहुत राजनीतिक रूप से दुर्व्यवहार किया, इन्हें पद दिया, पैसा दिया होगा, खूब कमाए होंगे, समाज का वो मुद्दा छीन लिया जिससे ये समाज में लौट कर जाते, अपने भी वोट लेते और बीजेपी को वोट दिलाते। वो मुद्दा चला गया है अखिलेश यादव के पास। तो अखिलेश यादव के पास अपनी लीडरशिप लेकिन में यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव के पास भी जो भी मैंडेट आ रहा है या जो आगे आने वाला है, और इधर दूसरी तरफ बीजेपी को भी जो लॉसेस हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की अगर खास तौर से बात करें तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो आप उस अपर लॉबी में अभी जो पॉलिटिकल लॉबी की आप बात कर रहे थे, कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम्स रही, लेकिन ग्राउंड लेवल पर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है, खास तौर से अगर जातीय स्तर पर देखी जाए या धर्म के स्तर पर भी देखी जाए या थानों के स्तर पर देखी जाए, लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार हुआ या क्या चीज़ें रही, क्या ये सिर्फ एक फिनोमिना है ओवरऑल चेंज ओवर दिखने का, या फिर ये एक सप्रेशन भी बस्ट हो रहा है? ये भी तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर लक्ष्मण जी। अब मुझे लग रहा है कि जो फिनोमेना है वो एक सोशल और पॉलिटिकल इशू है। जितने भी दलित पिछड़े समुदाय के एनपीडीए के लोग हैं, जो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक हैं, अब आप कहेंगे कि नाम लिखना होगा दुकान पर सबका, तो भाई आप तो कपड़ों से पहचान लेते थे। तो आप कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रियों की शुचिता को बरकरार रखने के लिए हमें नाम तो लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कोई आम बेच रहा है अब्दुल, या आम बेच रहा है अभिषेक, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आम तोड़कर कहीं अब्दुल लाकर ठेले तक तो नहीं पहुंचाया था? आप सोचिए ना, गंभीरता क्या है? आपको इसमें जाना ही नहीं है। जिस सड़क पर कांवड़ यात्री चलेंगे, जिस फूल को हो सकता है कोई चुन कर लाकर माली पहुंचाया हो, कोई वाल्मीकि चाय भंडार अगर लिखा होगा, तो वाल्मीकि की चाय की दुकान पर शुचिता पवित्र होगी या अपवित्र हो जाएगी? ये हिंदू धर्म के भीतर का सवाल है। तो केवल हिंदू मुसलमान इस देश में नहीं चलता है। इस देश में ग्रास रूट लेवल पर डिवीजन इतना ज्यादा है। बीजेपी बिल्कुल, चाहती है अगर ऐसा कास्ट, सोचने लगेंगे तो मुझे लगता है वैष्णो देवी की यात्रा में भी बाधा आने लगेगी। क्या क्या नहीं होगा। हवा उधर से चल रही है जिधर मुसलमान ज्यादा है। अब हवा को कैसे फिल्टर करोगे? सांस लिया, सांस, ये इसलिए असल में ये एक इस देश की बुनियादी समस्या है। आपने जो कहा ना कि इस उत्तर प्रदेश की समाज में दलित पिछड़े लोगों को क्या चाहिए था? दो चीजें, मान सम्मान प्रतिष्ठा, और दूसरा हक अधिकार। हक अधिकार कहाँ से मिलेगा? थाने से मिलेगा, न्यायालय से मिलेगा, हॉस्पिटल से मिलेगा, स्कूल से मिलेगा, और नौकरी से मिलेगा। इनमें से कोई चीज बीजेपी प्रोवाइड कर नहीं रही। और पहचान वाली राजनीति को वो कर रही थी। सोहेल देव के नाम पर कुछ कर देगी, वो अवंतीबाई लोधी के नाम पर बीजेपी कुछ कर देगी, दो चार नेता बैठा देगी अलग अलग जातियों के। इससे पूरा समाज एक बार दो बार कहता है ना कि हाँ हाँ हमारे नेता वहां। ग्रास रूट लेवल पर अगर उस समाज को वो नहीं मिला जो उस समाज की लड़ाई है, तो समाज में बदलाव नहीं आया। और बीजेपी के पास तो हार्ड कोर अपर कास्ट हेजमनी है। सारे डीएम, सारे एसपी, थानों में एसएचओ, दरोगा, पुलिस के, इनका अगर आंकड़ा निकाला जाए तो इनमें 80% से ज्यादा सवर्ण तबका होगा। और आप वोट किसका ले रहे हैं? 80% पिछड़े दलित का ले रहे हैं। मान लो बीजेपी को अल्पसंख्यक वोट नहीं करता, तो पिछड़े और दलित के वोट से सरकार बनेगी। तो थाना में कौन होगा? उसका आदमी नहीं होगा, उसका नौकरी उसका बेटा बेटी नहीं पाएगा, उसको शिक्षा नहीं मिलेगी। तो वो समाज तो जागरूक होगा ना। समाज में बदलाव अभी आया नहीं। समाज इन चीजों को धोखे के रूप में ले रहा है, इसीलिए इन लोगों के लिए मुश्किल भी बढ़ गई। तो बीजेपी अपने घर के झगड़े से भी परेशान है और जनता की जागरूकता से भी परेशान है। जी बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी हाल ही में जो आने वाले हैं चुनाव, 10 सीटों पर जो चुनाव है उसमें और परेशानी सामने दिखने वाली है, क्योंकि लगभग सब सीटों पर ये तय है कि परिस्थिति सामने क्या आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच डॉक्टर बहुत लक्ष्मी। धन्यवाद। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।
है।